हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम ईवीएस का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं और थर्ड चैप्टर का ये पार्ट थर्ड होगा। अगर आपने दो पार्ट्स नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देखें। और इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कल से मैं इंग्लिश की वर्ड मीनिंग की सीरीज़ लाने वाला हूँ जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या करेंगे तो उसके लिए वो वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। वर्ड मीनिंग की सीरीज़ आएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऊर्जा संसाधन। मतलब ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन का सामान्य अर्थ है जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों ऊर्जा संसाधन का सामान्य अर्थ क्या 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 है? ऐसी चीज़ें जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता हो, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि। मतलब दोस्तों कोयला क्या होता है? इससे क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो इसीलिए कोयला क्या हो गया? ऊर्जा संसाधन हो गया, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण, मतलब दोस्तों ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका क्या किया गया? उनको बांटा गया है परंपरागत प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, सतत उपलब्धता के आधार पर, ठीक है। तो इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है इसको अब हम देखते हैं। जो पहला जो देखो जो टॉपिक है वो है ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण। मतलब जो स्रोत है ऊर्जा के उनका वर्गीकरण कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो है परंपरागत प्रयोग के आधार पर। मतलब प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पढ़ते हैं। पहला आता है इसमें परंपरागत स्रोत। ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता चला आ रहा हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। मतलब दोस्तों ऊर्जा प्राप्ति के मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मानव आरंभ से ही करता चला आ रहा है। जैसे कि कोयला क्या है? पहले भी मौजूद था, अब भी मौजूद है। पेट्रोलियम क्या है? ये भी पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो जिसका उपयोग मानव आरंभ से ही करता चला रहा उसको हम क्या कहते हैं? उसको परंपरागत स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब दोस्तों जो शुरुआत से ही प्रयोग की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा है, इसी का पार्ट है, दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत होते हैं ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से नहीं होता था, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, शैल गैस आदि। मतलब दोस्तों ऐसी ऊर्जा ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से नहीं किया जाता था, जैसे कि दोस्तों सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा का एक नया स्रोत है, ठीक है। पवन ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का एक नया स्रोत है। मतलब पवन से ऊर्जा जो बनाई जाती है, मगर दोस्तों इनका उपयोग पहले नहीं होता था, ठीक है। तो जिनका उपयोग पहले नहीं होता था उसी को हम क्या कहते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग पहले नहीं होता था मगर अब होने लगा है, उसको हम क्या कहते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा। जैसे कि पवन ऊर्जा, इसका हमें पहले नॉलेज ही नहीं था कि पवन से भी ऊर्जा बनाई जा सकती है, तो हम पहले इनका उपयोग नहीं करते थे। मगर अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब हमें पता चल गया है कि पवन से भी ऊर्जा बनाई जा सकती है, तो अब इनका उपयोग हो रहा है। तो ऐसे स्रोतों को हम क्या कहेंगे? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा, आपको पहला समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट जो दोस्तों इसका वर्गीकरण किया गया वह उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया, एक है जैव और एक है अजैव। तो जैव को देख लेते हैं। वह संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो जीवमंडल में से प्राप्त होते हैं और जिसमें जीवन व्याप्त होता है। मतलब ऐसे संसाधन जिसमें जो जीवमंडल से मिलते हैं और जिसमें जीवन व्याप्त होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मनुष्य और वनस्पति जात, ठीक है। वनस्पति से जो भी संसाधन मिलता हो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है अजैव। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान धातु। मतलब दोस्तों ऐसे संसाधन जो क्या निर्जीव वस्तु से बनते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? चट्टान धातु। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा सतत उपलब्धता के आधार पर।
मतलब उपलब्ध कौन सा संसाधन कब तक उपलब्ध रहेगा, हमेशा रहने वाला है या फिर कुछ ही समय के लिए, तो उसके आधार पर जब हम डिवाइड करते हैं तो दो भागों में इसको भी डिवाइड करते हैं। एक है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता हो तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब दोस्तों ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः किया जाता हो, मतलब अगर ये खत्म हो जाए तो ये दोबारा भी बन सकते हैं, तो ऐसे अगर कोई स्रोत है तो उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। मतलब अगर मान के चलो हमने इसका उपयोग किया, ठीक है, और ये खत्म हो गया, और अगर ये पुनः उपयोग के लिए वापस आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं भूतापीय ऊर्जा। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्या दोस्तों पवन ऊर्जा को जब हम उपयोग कर लेते हैं क्या ये दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं, हो जाते हैं, और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इस क्षेत्र में अधिक निवेश की जरूरत है क्योंकि हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। मतलब दोस्तों हमें क्या करना है, इस क्षेत्र में ज़्यादा अधिक निवेश करना चाहिए हमारी देश को, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है, ये स्रोत खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा ना किया जा सके, मतलब दोस्तों ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग दोबारा ना किया जा सके, ठीक है, उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब दोस्तों ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग दोबारा ना किया जा सकते, मतलब एक बार अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, और ये सीमित हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में लिमिटेड है, अगर इनका खत्म हो गए तो दोबारा उपयोग में नहीं आए जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जैसे कि पेट्रोलियम क्या दोस्तों, तभी कहते हैं सेव पेट्रोल, क्योंकि अगर एक बार ये खत्म हो गया तो ये दोबारा नहीं बन सकते, और बनते भी हैं तो दोस्तों बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो लगभग ना के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया है दोस्तों। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। पहले तो प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण हमने किया था, वो आपको समझ में आ गया। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर किया था, और तीसरा हमने किया था सतत उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ मुद्दे। तो देख लें तो दोस्तों इस टॉपिक को पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सोलर मिशन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहा जाता है। मतलब दोस्तों इसको जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहा जाता है। ठीक है, देश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीवाश्म ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन की शुभारंभ किया। मतलब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, इसका पहला उद्देश्य क्या था, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा जीवाश्म ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को कम करना। मतलब जीवाश्म ऊर्जा पे जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने के लिए भी ये मिशन लागू किया गया था। ठीक है, तो बस इतना ही बहुत है अभी इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। मतलब दोस्तों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक उपयोग हेतु वनों की कटाई को रोकना था। मतलब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि लोग इसका व्यावसायिक उपयोग ना कर सके, मतलब वनों से जो प्राप्त उत्पादन होते हैं उनका उपयोग व्यावसायिक उपयोग में ना कर सके, इसलिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। मतलब दोस्तों ये आंदोलन शांत था और अहिंसक था। ठीक है, वनों की कटाई को रोकने के लिए लोग वृक्षों से चिपक गए। ठीक है दोस्तों, ये इसकी खास बात थी कि वनों की कटाई को रोकने के लिए लोग क्या हुए, इसके पेड़ों पे चिपक गए। ठीक है, और चिपको आंदोलन की तरह ही एक है अपिक्को आंदोलन। उत्तर भारत का चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में
अपिक्को आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। मतलब दोस्तों उत्तर भारत का जो चिपको आंदोलन था उसी को दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन के रूप में उभर कर आया। ठीक है। कर्नाटक में सितंबर 1983 में प्रारंभ हुआ। 1983 में यह प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 38 दिन तक चला और इसके नेतृत्व थे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है। ऐसे ही और भी कुछ आंदोलन है, जैसे एक और है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में बिहार में शुरू हुआ था। ठीक है। जो वर्तमान झारखंड एवं उड़ीसा तक फैल गया। बिहार से शुरू होकर कहाँ झारखंड एवं उड़ीसा तक फैल गया दोस्तों। ठीक है। जब सरकार ने प्राकृतिक साल के जंगल को काटकर वहां पर कीमती सागौन के वृक्ष लगाने की योजना बनाई तो सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब दोस्तों जब सरकार ने सोचा साल के जंगलों को हटाकर सागौन के वृक्ष यहाँ पे लगाए जाएं, तो क्या आदिवासियों ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है। और लास्ट है दोस्तों गंगा बचाओ आंदोलन। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन पर आधारित। मतलब दोस्तों ये क्या था, गांधी जी का ही एक आंदोलन था और अहिंसक था। ठीक है। इसमें हिंसा नहीं थी। यह गंगा को स्वच्छ करने का आंदोलन था। मतलब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, गंगा को स्वच्छ करना। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश व बिहार में व्यापक रूप में चलाया गया। ठीक है। जिसे धार्मिक नेताओं, राजनीतिज्ञों, आध्यात्मवादियों, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों तथा लेखकों का समर्थन मिला। मतलब दोस्तों इन सभी लोगों का इसको समर्थन मिला और सहयोग मिला। ठीक है। तो दोस्तों बुक में और भी बहुत सारे आंदोलन हैं, कुछ ही आंदोलन और हैं, तो आप उसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। और एक दो टॉपिक और हैं जो उसमें ज़्यादा समझाने लायक था नहीं, तो मैंने उसको लिया नहीं है, तो आप इतना ही देख लीजिएगा। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वो बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ समझाने लायक था नहीं, तो मैंने सारे आंदोलन लिए नहीं। ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है। और मैं जल्द से जल्द पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा ईवीएस का। ठीक है। और होगा तो ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और अब इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वर्ड मीनिंग की सीरीज़ भी मैं कल से लाऊंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बताना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हैव ए गुड डे।